हेलो, मेरा नाम श्याम सुंदर बिश्नोई। आज हम कक्षा 9 का पाठ संख्या 3 परमाणु व अणु एटम और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए, परमाणु का इतिहास। परमाणु क्या है? परमाणु किसी पदार्थ या द्रव्य या मैटर, उसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई परमाणु कहलाई जाती है। यानी कि यदि मैं कोई पदार्थ लूँ, जैसे मान लो मैं ये पेन लूँ और पेन को तोड़ता जाऊँ, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े करूँ, यदि वो छोटे छोटे टुकड़े और विभाजित हो रहे हैं, उसको और मैं तोड़ता जाऊँ, तो अंत में एक ऐसी अविभाज्यतम अवस्था आएगी, यानी जिसको मैं आगे तोड़ नहीं सकता। वो छोटी से छोटी अवस्था क्या कहलाई जाती है उस पदार्थ की या इस पेन की? परमाणु। यानी वो इसकी बेसिक इकाई हो गई। वो छोटे छोटे कण मिलकर ही उस पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसे मैं इसी कमरे की बात कर लूँ, अब इस कमरे का निर्माण ईंट, बजरी, सीमेंट या अन्य जितने भी भवन सामग्री होती है उनसे हुआ है। अब यदि मैं इसकी सबसे छोटी से छोटी इकाई की बात करूँ तो वो है रेत का एक कण। यानी रेत का एक कण मिलकर या रेत के बहुत सारे कण मिलकर किसी कमरे का निर्माण किया, यानी वो छोटे से छोटा कण क्या कहलाया गया? परमाणु। अब जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से परमाणु भी अस्तित्व में आया। परमाणु आगे चलकर अणु, यानी परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? अणु या मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल या अणु मिलकर तत्व मिलकर पदार्थ आगे चलकर यौगिक या अलग अलग जो भी द्रव्य है वो बनाते हैं। अब परमाणु के बारे में सबसे पहले कोई ना कोई खोज करता तो होगा ही, तभी आज हम परमाणु के बारे में पढ़ते हैं। भाई परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने बताया? भाई ये क्या है, कहाँ से आया, इसकी संरचना क्या है, वो देखो। तो यदि मैं भारतीय इतिहास के बारे में बात करूं तो भारतीय इतिहास के अंदर सबसे पहले महर्षि कणाद ने परमाणु के बारे में बताया। महर्षि कणाद ने भी यही कहा था, भाई कोई भी पदार्थ ले लो, कोई भी वस्तु ले लो, उसको यदि मैं आगे छोटे से छोटे भागों में विभाजित करते जाऊं और तोड़ता जाऊं तो एक अविभाज्यतम अवस्था आएगी, और वह अविभाज्य अवस्था क्या है? परमाणु। उस समय परमाणु शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने एक अवस्था बता दी थी, यानी एक अविभाज्य अवस्था है जिसको आगे हम तोड़ नहीं सकते। परमाणु शब्द की उत्पत्ति तो बाद में हुई, परमाणु शब्द बाद में आया, एटम हम बाद में जाने नहीं लगे थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया था कि अविभाज्य अवस्था होती है कोई ना कोई, जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जला नहीं सकते, कुछ भी कर लो, उसका आगे विनाश नहीं, तो वो परमाणु। उसके बाद में पकुदा काव्यायाम ने अपने ग्रंथ के अंदर भी इन्हीं जो महर्षि कणाद ने बताया था उन्हीं चीज़ों का जिक्र किया था। उन्होंने भी यही बताया था, भाई कोई भी पदार्थ है उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाओ तो अंत में एक अविभाज्य अवस्था आएगी, उसको क्या कहते हैं? परमाणु। अब यदि ग्रीक जितने भी दार्शनिक हैं उनकी बात करें तो उनमें लिसुपियस नामक वैज्ञानिक ने यही बताया था, भाई वही सेम ही चीज़, भाई परमाणु का निर्माण किस प्रकार से हुआ, या परमाणु है जो पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी इकाई है। अब देखो, हालांकि महर्षि कणाद या भारतीय इतिहास सबसे पुराना माना जाता है, हम भी मानते हैं, पूरी दुनिया भी मानती है, ठीक है। तो भारतीय महर्षि एक ज़माने में देखे तो पहले के ज़माने में वो वैज्ञानिक ही थे। वो जो कह देते थे उनकी बात पूरी सत्य घटनाओं पर आधारित थी, या उनकी जो भी खोजें थी वो एकदम प्रायोगिक प्रयोगों पर आधारित थी। बाद में आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो इन सब बातों पर नहीं मानता, वो इन चीज़ों का विरोध करता है। वो कहते हैं कौन महर्षि कणाद, केवल इनके कहने से क्या होता है, कोई पुख्ता सबूत, कोई पुख्ता प्रमाण बताइए और बताइए। अगर मैं आधुनिक विज्ञान की बात करूं तो आधुनिक विज्ञान के अंदर आज के समय में परमाणु की खोज का श्रेय, यानी आज जिसको उपाधि दी गई है या पूरी दुनिया जिसको मानती है भाई यही परमाणु का खोज करता है या
कह सकते हैं परमाणु के बारे में इसने सबसे पहले बताया, तो वो है जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन से पहले महर्षि कर्णाद ने बता दिया था, परंतु आज के समय में जो मान्यता प्राप्त या कह सकते हैं जिसको श्रेय दिया जाता है वो है जॉन डाल्टन। तो परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने परमाणु के बारे में अलग अलग बातें बताई थी कि परमाणु क्या है, कौन से पदार्थ में परमाणु कैसा होता है। जॉन डाल्टन ने क्या बताया था? जॉन डाल्टन ने बताया था पदार्थ की सबसे छोटी से छोटी अवस्था दूसरा परमाणुओं के संयोजन के बारे में बताया था। तीसरा परमाणु किस प्रकार से जुड़ते हैं, परमाणुओं का जुड़ना या परमाणु आगे चलकर किस प्रकार से अणु बनाते हैं, अणु आगे चलकर किस प्रकार से तत्व बनाते हैं, किस प्रकार से आगे चलकर यौगिक बनता है, यानी ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें बताई थी। उसके अंदर भी उन्होंने ये रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं वो नियम बताए थे। रासायनिक संयोजन के नियमों के बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। तो जॉन डाल्टन के द्वारा दिए गए जो नियम है उसके बारे में हम जानते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या बताता है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह बताता है कि प्रकृति के अंदर जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है उस रासायनिक अभिक्रियाओं में किसी भी तत्व, किसी भी अणु या किसी भी परमाणु का द्रव्यमान सदैव स्थिर रहता है। वो न तो आगे बढ़ता है न ही आगे घटता है, सदैव जितना है उतना ही रहता है। इसको मैं आपको एक रासायनिक अभिक्रिया के रूप में बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लो जल H2O जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2 + O2 H2O। अब इसको संतुलित करूं, अब देखिए यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं? H2 कितने परमाणु? 2। ऑक्सीजन के यहां पर कितने परमाणु? 2। यहां पर हाइड्रोजन की संख्या आगे कितनी हो गई? आगे 2 गुणक के रूप में आ गया, तो 2 × 2 4। और यहां पर ऑक्सीजन कितने? पहले के पहले ही 2 के 2 ही है। यहां पर हाइड्रोजन के कितने परमाणु? 2 × 2 4। यहां पर ऑक्सीजन का आगे ये 2 गुणक के रूप में तो 2। ठीक है। अब बात द्रव्यमान की हो रही है, तो द्रव्यमान है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सदैव 1 माना जाता है। ये ब्रह्मांड का पहला तत्व माना जाता है, यानी कि ब्रह्मांड में लगभग 90 से 95% ब्रह्मांड का निर्माण है वो इसी हाइड्रोजन से हुआ है। हाइड्रोजन सबसे बेसिक चीज है ब्रह्मांड की, और हाइड्रोजन से ही ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है। तो सबसे पहला तत्व ये, इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना है? 1। तो 4 × 1 परमाणु द्रव्यमान इसका कितना हुआ? इस रासायनिक अभिक्रिया के अंदर 4। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना? 16। यहां पर ऑक्सीजन के परमाणु कितने? 2। कितना? 32। अब बात करूं आगे क्रियाफल में, तो क्रियाफल के अंदर भी हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 4। एक हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 1। टोटल परमाणु द्रव्यमान 4। ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन के परमाणु यहां पर कितने हैं? 2। एक ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है? 16। कुल परमाणु द्रव्यमान ऑक्सीजन के 32। अब देखिए ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, योग कितना हुआ? 36। और क्रियाफलों के अंदर भी इनका योग कितना? 36। यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जब ये दोनों अलग अलग थे, यानी जुड़ रहे थे,
तो इनका अलग अलग परमाणु द्रव्यमान भी देख लो। यहाँ पर 4 था तो यहाँ हाइड्रोजन के भी 4 है, ऑक्सीजन के यहाँ 32 थे तो यहाँ 32 भी। अब ये दोनों यदि जोड़कर भी देखें तो इसका 36, इसका भी 36, यानी द्रव्यमान सदैव संरक्षित रहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है भाई? परमाणु का द्रव्यमान न तो बढ़ता है न ही घटता है, यानी परमाणु का द्रव्यमान सदैव किन्हीं भी परिस्थितियों में देख लो सदैव क्या रहता है? स्थिर। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। यह रासायनिक संयोजन का पहला नियम हो गया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब बात करें अगला नियम, स्थिर अनुपात का नियम। दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। अब स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है भाई? कोई भी यौगिक ले लो या कोई भी मान लो पदार्थ ले लो आप, तो हमें पता है उस यौगिक या पदार्थ का निर्माण किससे हुआ है? परमाणुओं से। यानी परमाणु अणु मिलकर ही उस यौगिक या पदार्थ का निर्माण करते हैं। अब उन परमाणुओं का यदि मैं अनुपात देखूं तो वो जितना पहले था, यानी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जितना पहले था उतना ही बाद में, या उसकी बेसिक चीजें देखूं, जैसे मान लो मैं जल ले लूं H2O, ठीक है। अब H2O का निर्माण हमें पता है किस किस से होता है? हाइड्रोजन व ऑक्सीजन। अब एक चीज ध्यान में रखो, जल बनाना है तो हाइड्रोजन के हमें 2 अणु लेने ही पड़ेंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लेना ही पड़ेगा, तभी जाकर जल का निर्माण होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब इनका मैं यदि अनुपात निकालूं तो यहां पर हाइड्रोजन के परमाणु कितने? 2। ऑक्सीजन का परमाणु कितना? 1। तो इनका अनुपात कितना हुआ? 2:1। यदि इसको मैं और विभाजित करता जाऊं तो इसका अनुपात 1, इसका अनुपात कितना? आधा। यानी 1:1, 2:1, यानी ये अनुपात सदैव स्थिर रहता है। कोई भी परिस्थिति ले लो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया ले लो, कहीं भी चले जाओ, पूरे ब्रह्मांड के अंदर यदि आपको जल बनाना है ना, तो उनका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आपको 2:1 लेना ही पड़ेगा, तभी जल का निर्माण होगा। यदि आप हाइड्रोजन के 3 ले लो और इसके मान लो 1 ले लो, H3O, जल नहीं बनेगा। हाइड्रोजन का आप 1 ले लो, ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लो और दोनों को आपस में मिलाओ, जल नहीं बनेगा। जल बनाना है तो हमें इसके इतने ही अणु लेने पड़ेंगे। यानी कि कोई भी पदार्थ, कोई भी यौगिक ले लो, वो सदैव स्थिर अनुपात नियम का पालन करेगा। तो ये रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम क्या है? स्थिर अनुपात का नियम। पहला नियम क्या था? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा स्थिर अनुपात का नियम। ये परमाणु को पढ़ने से पहले ये जानकारी, ये 2 नियम काफी अधिक महत्वपूर्ण है। अब देखो, अब परमाणु देखते हैं, परमाणु क्या होता है, परमाणु का आकार क्या है, परमाणु कितना बड़ा होता है, वो देखो। प्रत्येक अलग अलग पदार्थ है तो उस अलग अलग पदार्थ के परमाणु का आकार भी अलग अलग होता है। उनका परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, उसका परमाणु क्रमांक अलग होता है। यदि आगे की कक्षाओं की बात करो तो आवर्त सारणी के अंदर उन परमाणु का स्थान भी अलग अलग है। उनके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे उनके अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे अपरमाणविक कण हैं। ये चल करके चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं परमाणु क्या होता है, परमाणु का आकार कितना होता है, प्रत्येक तत्व में परमाणु किस प्रकार परमाणु मिलकर नया तत्व बनाते हैं। अब देखिए परमाणु क्या होते हैं, व्हाट इज एटम। बात करते हैं हाइड्रोजन की। सबसे पहला तत्व है हाइड्रोजन। के अंदर वैज्ञानिकों ने खोज की है, हाइड्रोजन के परमाणु का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। और हाइड्रोजन के परमाणु के नाभिक का आकार कितना है? 10⁻⁻15 मीटर। परमाणु का आकार तो है 10⁻⁻10 और परमाणु के नाभिक का आकार है 10⁻⁻15 मीटर। अब परमाणु क्या होते हैं, देखो परमाणु भी अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। उन छोटे छोटे कणों को कहते हैं अपरमाणविक कण। अपरमाणविक कण मतलब परमाणु जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है उन्हें अपरमाणविक कण कहते हैं। और हमें पता है परमाणु के अंदर कौन कौन से अपरमाणविक कण पाए जाते हैं। नॉर्मली आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मुख्य रूप से ये तीन अपरमाणु कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, इसके कारण से इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? ऋणावेशित। प्रोटॉन पर धनावेश होने के कारण यह धनावेशित, और न्यूट्रॉन क्या है? किसी भी प्रकार का इस पर आवेश नहीं होने के कारण यह कैसा होता है? उदासीन होता है। अब देखते हैं परमाणु में इनकी स्थिति कहां कहां होती है। हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन का मैं एक परमाणु बनाता हूं। ये मान लो कोई हाइड्रोजन का परमाणु है, कोई भी परमाणु ले लो, उसके सेंट्रल में एक नाभिक होता है, तो ये परमाणु का नाभिक, और उस नाभिक के चारों ओर अलग अलग दूरी पर कक्षाएं पाई जाती है, यानी उसकी ऊर्जा स्तर के आधार पर। ये मान लो कक्षाएं। अब बात मैं हाइड्रोजन परमाणु की कर रहा हूं। हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना होता है? 1। ये नाभिक के अंदर सदैव क्या क्या पाए जाते हैं? कौन कौन से अपरमाणु कण होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और दूसरा न्यूट्रॉन। इन दोनों का स्थान सदैव परमाणु में कहां होता है? नाभिक के अंदर। और इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक के चारों ओर ये जो कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं? इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है, जो आप आगे की उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमें क्या करना है? परमाणु की जानकारी हासिल करनी है बेसिक, तो हमें केवल यही ध्यान में रखना है भाई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थित होते हैं। अब देखो, हाइड्रोजन परमाणु में एक इसका परमाणु क्रमांक, एक परमाणु द्रव्यमान, यानी इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी हुई? 1 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना? 1, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? 0। ठीक है। अब देखो, इसके बाद में बात करूं तो आगे आने वाले उच्च तत्वों के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या इनके बढ़ते परमाणु आकार, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के आधार पर क्या करते रहते हैं? बढ़ती रहती है। यानी क्या क्या बढ़ता है इनके अंदर? परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। ये किस कारण से बढ़ते हैं? क्योंकि इनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या यदि बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगी। इन तीनों अपरमाणु कणों के आधार पर इनका निर्धारण होता है। तो ये हो गया आपके परमाणु का आकार। अब देखो, आज के समय में आधुनिक यानी तत्वों के परमाणुओं का आधुनिक प्रतीक, यानी उनको किस चिन्ह के रूप में दर्शाते हैं? इनका कोई ना कोई नाम जरूर होता है। नाम होने के साथ साथ इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है आवर्त सारणी के अंदर, वो देखिए। जैसे आप लीजिए हाइड्रोजन, दूसरा नंबर परमाणु आता है आपके हीलियम, तीसरा परमाणु है आपके लिथियम या तत्व मान लो, चार नंबर पर बेरिलियम, पांच पे बोरोन। ये पांच तक के परमाणु तत्व है आवर्त सारणी के आधार पर। अब देखिए, यह तो इनका नाम हो गया। अब इनके प्रतीक चिन्ह कैसे निकालते हैं? अंग्रेजी अक्षर में या अंग्रेजी पूरे शब्द में जो शब्द का पहला अक्षर है वो उसको प्रतीक चिन्ह के रूप में लिखते हैं। यानी हाइड्रोजन का पहला अक्षर क्या है? H,
इसको कैपिटल लेटर के रूप में लिखते हैं। दूसरा हीलियम। अब हीलियम में पहला अक्षर क्या है? H, और हाइड्रोजन का भी पहला अक्षर H है, तो दोनों में समानता हो गई। अब इसको भिन्नता में दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? H के ठीक आगे वाला अक्षर है E, इसको स्मॉल लेटर के रूप में लिखते हैं। तो इसके प्रतीक चिन्हों में क्या आ गई? भिन्नता आ गई। ध्यान में ये रखना है, पहला अक्षर कैपिटल, दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए? स्मॉल लेटर में होना चाहिए। तो HE। अब देखिए लिथियम। लिथियम का प्रतीक चिन्ह Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का केवल क्या लेंगे? यानी कि बेरिलियम में हमने Be ले लिया प्रतीक चिन्ह के रूप में, यानी दोनों अक्षर ले लिए, तो बोरोन का हम क्या लेंगे? केवल एक B। इसी प्रकार से आगे वाले तत्व है कार्बन। कार्बन का प्रतीक चिन्ह क्या लेंगे? आगे वाला पहला अक्षर C, वो भी किस में? कैपिटल लेटर में। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का पहला कैपिटल लेटर क्या है? पहला अक्षर N। नाइट्रोजन के बाद में ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का पहला अक्षर क्या है? कैपिटल O। उसके बाद में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद में 9वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है? फ्लोरीन। फ्लोरीन का पहला अक्षर कैपिटल F, और 10वें नंबर पर कौन सा तत्व आता है? नियोन। नियोन का क्या लेंगे? Ne। तो ये इनके क्या है? तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक है। शुरुआती तौर पर जो पहले तत्व खोजे गए थे तब इनके प्रतीक चिन्हों में भिन्नता थी, यानी ऑक्सीजन को केवल इस रूप में दर्शाते थे। सोना था गोल्ड, उसको अलग अलग रूपों में, बिंदुओं के रूप में इसको दर्शाते थे। तो वो प्रतीक चिन्ह थे वो थोड़े जटिल थे। आज के रूप में इसको जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसके आधार पर इनको नाम दे दिया गया, और उनके जो पहले और दूसरे अक्षर है उनके आधार पर इनको सरल रूप में प्रतीक चिन्ह दे दिया गया। तो ये तत्व परमाणु पर आधुनिक प्रतीक थे। और आज तक कितने तत्व खोजे गए? 120। तो 120 तत्वों के प्रतीक दे दिए गए हैं। अब आगे देखिए परमाणु द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है वो देखिए। परमाणु का द्रव्यमान किस पर निर्भर करता है? परमाणु का द्रव्यमान परमाणु के अंदर पाए जाने वाले जो अपरमाणु कण हैं उन पर निर्भर करता है। यानी परमाणु का द्रव्यमान इसमें पाए जाने वाले अपरमाणुक कणों पर निर्भर करता है। कहने का मतलब क्या है कि जितने अपरमाणुक कण होंगे उतना ही उसका क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी कि परमाणु के द्रव्यमान किसके बराबर होता है? अपरमाणुक कणों की संख्या बोल सकते हो, या इनका भी द्रव्यमान, यानी इसके बराबर, इस पर निर्भर करेगा। अब देखिए परमाणु द्रव्यमानों के बारे में अलग अलग पद्धतियां थी। पहले किस प्रकार से मापते हैं, अब इसको किस किस प्रकार से मापते हैं।
आज के समय में यदि प्रचलित पद्धति बताऊं तो वो कार्बन 12 परमाणु पर आधारित मानते हैं, यानी एक कार्बन परमाणु के 12 विभाग के बराबर उसको निकालते हैं। नॉर्मली मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कार्बन मोनोऑक्साइड का। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? CO। यहां पर कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हमें पता है कितना होता है? 12, ऑक्सीजन का 16। इनका अनुपात कितना हुआ निकालूं तो 3:4। कार्बन मोनोऑक्साइड में परमाणु द्रव्यमान सदैव कार्बन के ऑक्सीजन के प्रति 4/3 अनुपात में लिया जाता है, यानी कि 3 किसके? कार्बन का और 4 ऑक्सीजन का। और आज के समय में मैंने बताया था कार्बन के समस्थानिक का 1/12 भाग, यानी कार्बन के समस्थानिक का 1/12वें भाग के बराबर। यानी कार्बन के परमाणु द्रव्यमान हमें पता है 12, इसके अलग अलग मैं यदि 12 भाग करूं तो इसका 12वां भाग होता है, उसके बराबर अन्य तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को क्या किया जाता है? निकाला जाता है। समस्थानिक क्या हुआ? मैंने यहां पर समस्थानिक शब्द का प्रयोग किया। समस्थानिक यानी कि जिनके परमाणु क्रमांक समान और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। ये आप उसकी आगे की कक्षा आएगी, उसमें आप विस्तृत रूप से इसका अध्ययन करेंगे। अब परमाणु द्रव्यमान, तो मैं कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान आपको बता देता हूं भाई। वैज्ञानिकों द्वारा इस पद्धति के आधार पर तत्वों के परमाणु द्रव्यमान निकाले गए हैं। याद रखने का सरल तरीका यही है, यदि आपको परमाणु क्रमांक याद है तो आप परमाणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मैं आपको लिख देता हूं कुछ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये 20 तक के परमाणु क्रमांक है। ये आपको याद होने अति आवश्यक है। अब देखिए इनके परमाणु क्रमांक, हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब आप इसके परमाणु द्रव्यमान जो वैज्ञानिकों ने उस पद्धति के द्वारा निकाले थे, लेकिन आपको याद रखना है तो एक सरल तरीका बता देता हूं भाई। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का जितना परमाणु क्रमांक है उतना ही उसका परमाणु द्रव्यमान होगा। यानी परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 1। इसका परमाणु द्रव्यमान भी कितना होगा? 1। हीलियम है, अब देख लो हीलियम से लेकर आप आगे जितने भी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालोगे तो जितना परमाणु क्रमांक है उसका क्या कर दीजिए? दुगुना कर दीजिए। यानी कि हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4। लिथियम का कितना? 3 तो इसका परमाणु द्रव्यमान 6। बेरिलियम का 8, बोरोन का 10, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का कितना? 9, 9 दूनी 18, नियोन का परमाणु द्रव्यमान 20, सोडियम का 22, मैग्नीशियम का कितना? 24, एल्यूमिनियम का 26, सिलिकॉन का 28, फास्फोरस का 30, सल्फर का कितना? 32, क्लोरीन का 34। अब ये देखिए आप किताबों में देखेंगे इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 तक भी दर्शाया गया है, परंतु इसके अलग अलग समस्थानिक है ना, तो समस्थानिकों के आधार पर यह 34 से लेकर 35 तक इसकी क्या होती है? रेंज होती है। आप यदि इसका 34 लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा,
समस्थानिक यानी कि मैंने कहा था जिसके अलग अलग यानी परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं आपको कार्बन का, तो कार्बन के अलग अलग समस्थानिक होते हैं, एक ये कार्बन यानी 6 6 6 12 13 14, यानी इसके परमाणु क्रमांक तो क्या हुए, समस्थानिकों के समान हुए, लेकिन इनके परमाणु द्रव्यमान थोड़ी थोड़ी भिन्नता के आधार पर क्या हो गए, अलग अलग हो गए। यानी है तो वो कार्बन ही, परंतु द्रव्यमान के आधार पर क्या हो गए, थोड़ी बहुत उनमें भिन्नता आ गई। और वो भिन्नता किस कारण से आई, इसके अंदर पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या में कमी या अधिकता के आधार पर, या न्यूट्रॉनों की संख्या में कमी या अधिकता के आधार पर। तो ये क्या हुए, समस्थानिक। तो क्लोरीन है, तो क्लोरीन का ये क्या हो गया, एक प्रकार का समस्थानिक हो गया। अब यदि आप ये लिखते हो 17 क्लोरीन और इसका परमाणु द्रव्यमान है 34, तो ये आपके गलत नहीं होगा, किताबों में आपके इतने तक भी दर्शाया गया है। तो ये इसके समस्थानिक। ऑर्गन है, तो ऑर्गन का 36, पोटेशियम का 38 और कैल्शियम का 40। हाँ, तो ये इसके परमाणु द्रव्यमान थे। नॉर्मली मैंने बताया था भाई जितने परमाणु क्रमांक है उसका दुगुना उसका परमाणु द्रव्यमान है, लेकिन आपके किताबों के अंदर, बुक्स के अंदर सोडियम है, उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 बताया गया है। पोटेशियम का कितना, 39, क्लोरीन का 35.5। ये क्या है, ये इनमें एक एक अपरमाणुक कणों की अधिकता है और ये सर्वाधिक स्थायी समस्थानिक है। इसके कारण से आपके किताबों के अंदर ये दर्शाया गया है। हालांकि आप ये लिखोगे तो ये गलत नहीं होगा, लेकिन आपके बुक्स के अंदर जो मान्य है हमें वही याद में रखना है। ये आप आगे की कक्षा में पढ़ोगे कि भाई क्लोरीन के 34 है तो 35 तक किस प्रकार से होता है समस्थानिक, ये आगे की कक्षाओं की बात है। अब देखिए अगला टॉपिक है आपके अणु। अणु क्या होते हैं, व्हाट इज मॉलिक्यूल। अणु क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं यदि बताऊं तो O2, N2, Fe2, H2, ये सारे क्या है, अणु है। और यदि मैं बात परमाणु की करूं तो H, He, Cl, यानी ये एक एक कणों के रूप में हो। यदि इनकी संख्या एक एक हो तो ये परमाणु के रूप में अलग अलग, और यदि ये दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़े हुए हो तो मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। अब देखिए तत्वों के अणु। तत्वों के अणु में मैंने बताया था, आप एक चीज ध्यान में रखना, प्रकृति के अंदर क्या पाए जाते हैं, धातु भी है और अधातु है और उपधातु भी है। ये इनकी प्रकृति के आधार पर धातु में बांटे गए, अधातु में, उपधातु में बांटे गए, परंतु ये तीनों आगे चलकर या मिलकर एक रूप में क्या कहलाते, तत्व ही है, एलिमेंट ही तो है। यानी तत्व किस किस रूप में होते हैं, प्रकृति गुणों के आधार पर, धातु, अधातु और उपधातु। और ये तत्वों के परमाणु आगे चलकर क्या करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। यदि मैं धातुओं की बात करूं तो धातुओं के अंदर कौन कौन से अणु आपको एग्जाम्पल के रूप में याद रखने, जैसे मान लो आप याद रखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा हो गया, कॉपर हो गया। तो ये सारे किस रूप में पाए जाते हैं, धातुओं के उदाहरण हैं। Al2, Fe2, Cu2, गोल्ड का Au, Ag,
अगला अधातु, अधातुओं के अंदर भी यदि मैं आपको अक्रिय गैसों के रूप में बता दूं तो HENEAR तत्वों के अणु। अब देखिए यौगिकों के अणु। यौगिकों के अणु क्या होते हैं? यानी कि दो या दो से अधिक अणु मिलकर, या दो या दो से अधिक या ज्यादा संख्या में परमाणु मिलकर, अलग अलग परमाणु मिलकर क्या बनते हैं? यौगिकों के अणुओं का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अलग अलग तत्वों के परमाणु मिलकर यौगिकों के अणु का निर्माण करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं उदाहरण ले रहा हूं अमोनिया का। अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला क्या है? NH3। अब इसमें कौन कौन से अणु मिलते हैं? एक तो नाइट्रोजन के अणु, एक हाइड्रोजन के अणु। ठीक है, इसमें अणु की संख्या 1 और इसमें अनुपात के रूप में देखें तो 3। चाहे नहीं लिखो एक ही बात है। तो ये रासायनिक सूत्र क्या बन गया इसका? सरल यौगिकों का MgCl2। और देखिए आप Al2O3, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम पर आवेश की संख्या कितनी या आवेश कितना? +3। ऑक्सीजन पर -2। अब इनके एक बार आप फिर से गुणा कर दीजिए तो Al2 और ऑक्सीजन का O3, यानी कि यहां पर आधार पर क्या गए? इनके विपरीत जो तत्व है उनके आवेशों का मान, तो Al2O3। एक और एक उदाहरण देखिए आप, CaO, कैल्शियम और ऑक्सीजन। कैल्शियम पर आवेशों की संख्या कितनी? +2। ऑक्सीजन पर आवेशों की संख्या कितनी? -2। वही इनकी तीर से गुणा कर दीजिए तो यौगिक का निर्माण कैसे होगा? CaO, यानी दोनों की संख्या क्या है? 2 है। यदि मैं Ca2O2 लिखूं, CaO, सरल अनुपात में इसका रासायनिक सूत्र क्या हुआ? CaO। एक और उदाहरण दीजिए, NaNO3। अब इसमें देखिए एक सोडियम है, एक नाइट्रोजन है, एक क्या है? ऑक्सीजन है। ये NO3 क्या है? एक प्रकार का संपूर्ण आयन है। सोडियम और NO3 ये दोनों साथ में रहते हैं क्योंकि ये क्या है? एक संपूर्ण आयन बन गया। सोडियम पर आवेश कितना? +1 और NO3 पूरे पर आयन कितना होता है? -1। वही इनकी सरल गुणा कर दीजिए, तीर से गुणा कर दीजिए तो NaNO3। इसी प्रकार से आप किताबों में आए हुए अन्य उदाहरणों को आप मिलाइए। यदि आपको इनके आवेशों का मान पता होगा तो आप आसानी से सरल यौगिकों का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो सबसे पहले किताबों में आए गए इन यौगिकों के ऊपर या इन परमाणुओं के ऊपर जितने आवेश है, इन आवेशों को आप याद कीजिए। उसके पश्चात जितने उदाहरण है, जितने प्रश्न दिए गए, उनका आप अभ्यास कीजिए।